हाँ तो बच्चों, आज के क्लास में हम भौतिकी क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए 2026 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होने जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया गया है। तो आपसे हम अनुरोध करेंगे कि आप हमारी क्लास को लास्ट तक देखेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे हमारे साथ, ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। और हम लोग बिना विलंब किए हुए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आप लोग बने रहेंगे कॉपी कलम के साथ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कुछ आंकिक प्रश्न भी होंगे और इन प्रश्नों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए हम प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर मिलने जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा भाई, पहला क्वेश्चन है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक, प्रश्न दिया गया है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का रेखीय घनत्व को लेमडा से डिनोट करते हैं। लेमडा बराबर क्यू बटा एल, अर्थात आवेश बटा लंबाई होता है। आवेश के लिए मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा। आवेश के लिए कूलाम होगा और लंबाई के लिए मीटर होता है, कूलाम प्रति मीटर। पहला का विकल्प नंबर ए सही है। पहला के लिए विकल्प नंबर ए सही है, कूलाम प्रति मीटर। पहला का आंसर होगा कूलाम प्रति मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है। हाँ भाई, ध्यान देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र कौन सा होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं। ई बराबर होता है एफ बटा क्यू। ई बराबर होगा एफ बटा क्यू, बल बटा में आवेश। बल का विमीय सूत्र लिख लेंगे, एम एल टी का -2 होता है। बल के लिए एम एल टी का -2 और आवेश क्यू के लिए, आवेश क्यू के लिए ए टी लिखा जाता है। चाहे तो ए टी कर सकते हैं, आई टी कर सकते हैं। पहले से है एम एल टी का -2, इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ए का -1 हो जाएगा, टी का -1 हो जाएगा। गुना कीजिए, एम एल टी का -2 है और टी का -1, गुना करने पर घात में घात जुड़ जाता है। तो विकल्प कौन सा सही होगा भाई? एम एल टी का -3, ए का -1, विकल्प नंबर बी सही है। एम एल टी का -3, एम एल टी का -3, ए का -1, विकल्प नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 8 कूलाम ऋण आवेश है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इलेक्ट्रॉन पर तो ऋण आवेश ही होता है, निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव आवेश पाया जाता है। कुल आवेश कितना है? 8 कूलाम है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता कितना है निगेटिव में? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश पाया जाता है। 1.6 × 10 का -19 कूलाम का ऋण आवेश पाया जाता है। यहां पर 8 कूलाम का ऋण आवेश है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 × 10 का -19 कूलाम है, तो 8 कूलाम में बताएं तो इसके लिए हो जाएगा 8 बटा में 1.6 × 10 का -19। 1.6 से 8 कटेगा 5 बार में, 5 बार में भाग जाएगा। 10 का घात -19 है, ऊपर करेंगे 10 का घात +19 हो जाएगा, यानी 5 × 10 का घात 19 क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 × 10 का घात 19, विकल्प नंबर ए सही है। 8वां के लिए विकल्प नंबर ए सही है। तीसरा का विकल्प नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। 5 कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? आवेश दिया गया है, Q बराबर 5 कूलाम दिया गया, Q बराबर 5 कूलाम दिया गया है भाई।
और दूरी, इनके आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग 2l लिखते हैं या d लिखते हैं। 2l दिया गया है 5.0 सेंटीमीटर। 5.0 सेंटीमीटर को अगर मीटर बनाएंगे तो 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। यहां पर ज्ञात क्या करना है, तो कहा जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुणे 2l होता है। Q है 5, 2l है 5.0 गुणे 10⁻²। 5 का 5 से गुणा हो जाएगा 25 गुणे 10⁻²। 25 गुणे 10⁻² कूलाम मीटर। कौन सा विकल्प सही होगा भाई? विकल्प नंबर बी सही है। विकल्प नंबर बी सही है। 25 गुणे 10⁻² कूलाम मीटर। चौथा का बी सही है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। धातु के आवेशित गोलों के पृष्ठ से गोलों के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई गोला है, गोला के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, तो अगर पृष्ठ से केंद्र की ओर जाएंगे, पृष्ठ से केंद्र की ओर जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र घटता है। पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र घटता है, यानी कि विकल्प नंबर ए सही है। विकल्प नंबर ए सही है। पांचवा का विकल्प नंबर ए सही है। फिर छठवां देखते हैं। एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव में एक प्लस q आवेश रहेगा तो दूसरा माइनस q आवेश रहेगा। तो अगर n वैद्युत द्विध्रुव है तो प्लस q आवेशों की संख्या nq हो जाएगी और ये भी माइनस nq हो जाएगा। कुल आवेश कितना होगा भाई? कुल आवेश हो जाएगा 0। अतः वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। विकल्प नंबर डी सही है। इसके लिए विकल्प डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव होता है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कितना होता है? निरक्षीय स्थिति की बात हो रही है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव 0 होता है। निरक्षीय कब कहलाएगा? अगर एक द्विध्रुव बनाते हैं, यहां प्लस q आवेश है, यहां माइनस q आवेश है, तो उस पॉइंट पर बिंदु लिया जाए जो कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जाने वाली लंब रेखा पर पड़ता हो, इसे हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में विभव 0 होता है। एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है। प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या होगी? भाई जब 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया गया तो इसके द्वारा अर्जित ऊर्जा जो है कितना होनी चाहिए? बताइए कितना होनी चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। कितना होगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अगर इसे जूल में दिखाना हो, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में लिखे, इसे ऊपर में दिया गया 5 जूल दिया गया है, या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया, 5 अर्ग दिया गया, 5 वाट दिया गया है। अगर इसे हम जूल में लिखना चाहते हैं तो हमें गुणा करना पड़ेगा। कितना से गुणा करना पड़ेगा भाई? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल होता है। 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल होता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना हो जाएगा? 5 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल, यानी कि 8 गुणे 10⁻⁻19 जूल। अगर जूल में आंसर देना होगा तो कितना आएगा? 8 गुणे 10⁻⁻19 जूल। 5 जूल नहीं होगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव V के बीच संबंध क्या होगा? विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V के बीच E बराबर -dV/dr।
9 का विकल्प नंबर ए सही है। ई बराबर माइनस dv बटा dr। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होती है? विकल्प दिया गया है आर स्क्वायर के, आर का घात -3 के, आर का घात 4 के, इनमें से कोई नहीं। भाई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात हो रही है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है 1/r³ के अनुक्रमानुपाती होती है। 1/r³ को हम लिख सकते हैं r का घात -3। कितना लिखेंगे? r का घात -3। विकल्प नंबर 20 सही होगा। विकल्प नंबर 20 सही होगा। यहां पर प्रश्न संख्या 10 के लिए विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। r का घात -3 के अनुक्रमानुपाती होती। प्रश्न संख्या 11 है, पिको फैराड मात्रक है। पिको फैराड किसका मात्रक है? भाई वैद्युत धारिता का मात्रक है। पिको फैराड किसका मात्रक है? वैद्युत धारिता का मात्रक। विकल्प नंबर सी सही है। 1 पिको फैराड बराबर 10 का घात -12 फैराड होता है। याद रखेंगे 1 पिको फैराड में कितना फैराड? 10 का घात -12 फैराड होता है। तो प्रश्न संख्या 11 का विकल्प नंबर सी करेक्ट है। किसी संधारित्र की धारिता, प्रश्न देखेंगे, किसी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है? विकल्प दिए गए हैं प्लेटों की आकृति पर, प्लेट के आकार पर, प्लेट के आवेश पर और प्लेटों के बीच के अंतराल पर। तो प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है या प्लेट के आवेश पर निर्भर नहीं करती। विकल्प नंबर सी सही होगा। एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या क्या होगी? धारिता दिया है, गोलीय चालक की धारिता दिया गया है C बराबर 1.0 माइक्रोफैराड। इसे हम कह सकते हैं 1.0 10⁻⁻6 फैराड। गोलीय चालक की धारिता कितनी दी गई है? 1 माइक्रोफैराड है, अर्थात 1.0 गुणे 10 का -6 फैराड। त्रिज्या ज्ञात करना है। सूत्र होता है C बराबर 4πε0 इंटू R। गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4πε0 इंटू R। R क्या है? गोलीय चालक की त्रिज्या है और यही गोलीय चालक की त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है। तो जब C बराबर 4πε0 R होता है तो R बराबर क्या हो जाएगा? C बटा में 4πε0 या R बराबर देखिए 1/4πε0 गुणे C लिख सकते हैं। तब 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10 का घात 9, 9 गुणे 10 का घात 9 और C का मान आप यहां देख रहे हैं 1 गुणे 10 का -6 है। 1 गुणे 10 का -6, 9 का 1 से गुणा करोगे 9, 10 का घात 9 है, 10 का घात -6 है, गुणा करने पर घात में घात जुट जाता है। 9 और -6 मिलकर के 3 हो जाएगा, यानी कि 9000 मीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 9000 मीटर हो जाएगी। या इसे हम लिख सकते हैं 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर लिख सकते हैं। मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दिया गया। विकल्प नंबर सी सही है। यहां विकल्प नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी धातु का परावैद्युतांक होता है। किसी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। विकल्प नंबर डी सही है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल हो सकता है, निर्भर कर रहा है कि आवेशों की प्रकृति क्या है। अगर सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण का बल होगा, विजातीय आवेश है तो आकर्षण बल होगा। यह किसने बतलाया था? उसका मान कितना होगा? कितना आकर्षण बल होगा, कितना प्रतिकर्षण बल होगा, किसने बताया था? कूलाम ने बतलाया था। अतः इस नियम को क्या कहते हैं भाई? कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम नियम से दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को हम लोग पढ़ते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर K इंटू Q1
Q2 बटा में R स्क्वायर। Q1 Q2 आवेश है, R इन आवेशों के बीच की दूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16। दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस क्रम के होते हैं? किस क्रम के होते हैं? भाई यह निर्भर कर रहा है कण पर। यह इसका रेंज जो होता है, इसका रेंज 10 का घात 36 से लेकर के 10 का घात 42 तक पाया जाता है। दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस क्रम में होते हैं? तो 10 का घात 36 से लेकर 10 का घात 42 तक पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है? कौन सदिश राशि है? विकल्प दिया जा रहा है, विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव, विद्युत स्थितिज ऊर्जा और विद्युत तीव्रता। भाई आपसे पूछा है सदिश कौन है, तो यहां पर सदिश है विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता सदिश राशि है, अर्थात विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थित साम्यावस्था में रहे? इस साम्यावस्था में रहने के लिए इन्हें समांतर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समांतर। और समांतर होने के लिए बीच का कोण जो है 0 डिग्री होगा। यहां पर विकल्प नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 18 के लिए P और E के बीच का कोण कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। प्रत्येक की धारिता C दिया गया है 5 माइक्रोफैराड दिया गया है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? भाई बड़े बूंद की धारिता आपको ज्ञात करना है। पहले तो हम देखें 64 समरूप बूंदे मिलकर के बड़े बूंद बना रही है, एक बड़ा बूंद बना रही है। तो बड़े बूंद की त्रिज्या पहले हम निकालेंगे। बड़े बूंद की त्रिज्या क्या होगी भाई? बड़े बूंद की त्रिज्या क्या होगी? बड़े बूंद की त्रिज्या R ज्ञात करना है। R बराबर होता है n का घात 1/3, n का घात 1/3 गुणे छोटे बूंद की त्रिज्या। छोटे बूंद की त्रिज्या R बराबर n का मान जो है 64 बूंदे हैं, 64 का घात 1/3, 64 का घात 1/3 मान लिया छोटे बूंद की त्रिज्या R है, तो R बराबर हो जाएगा 4R। R बराबर 4R हो जाएगा। छोटे बूंद की त्रिज्या R है, स्मॉल r है। बड़े बूंद की त्रिज्या कैपिटल R है। अब 5 माइक्रोफैराड है, 5 माइक्रोफैराड है। किसकी धारिता? प्रत्येक छोटे बूंद की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। हमें ज्ञात करना है 5 माइक्रोफैराड क्या होगा, किसके बराबर होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि धारिता बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू त्रिज्या होता है। अब हमें बड़े बूंद की धारिता ज्ञात करना है। बड़े बूंद की धारिता C डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बड़े बूंद की त्रिज्या, बड़े बूंद की त्रिज्या है कैपिटल R। इस कैपिटल R का मान अभी हमने ज्ञात किया 4R के बराबर होगा, पूरे 4R लिख लेंगे। यहां से अगर इस 4 को हम आउट करें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R किसका मान है? छोटे बूंद की धारिता यानी 5 माइक्रोफैराड है, 5 माइक्रोफैराड है। इसका गुना करेंगे कितना हो जाएगा भाई? 20 माइक्रोफैराड होगा। विकल्प नंबर डी सही है। विकल्प नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, उनके द्वारा न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या होगी? 6 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र हैं, 3 संधारित्र हैं, इसके द्वारा न्यूनतम और अधिकतम धारिता। न्यूनतम धारिता भाई C मीन ज्ञात करेंगे। न्यूनतम धारिता बराबर होगा C बटा में, चूंकि 3 संधारित्र हैं तो 3, C का मान है 6 बटा में 3, 2 माइक्रोफैराड होगा।
और अधिकतम धारिता क्या होगी, अधिकतम धारिता सी मैक्स ज्ञात कर लेंगे। सी मैक्स चूंकि 3 है, 3 संधारित्र है, तो 3C हो जाएगा, अर्थात 3 गुणे 6 18 माइक्रोफैराड हो जाएगा। कौन सा सही है, 2 माइक्रोफैराड मिनिमम, 18 माइक्रोफैराड अधिकतम आया। विकल्प नंबर सी सही होगा, 2 माइक्रोफैराड 18 माइक्रोफैराड। अगर प्रश्न संख्या 21 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F बटा Q, F बटा Q। बल F बल है, Q आवेश है, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम सही होगा। 21 का विकल्प नंबर बी सही है, न्यूटन प्रति कूलाम। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता होती है, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता कितनी होती है, 8.85 गुणे 10 का -12 फैराड प्रति मीटर होती है, 8.85 गुणे 10 का -12। विकल्प नंबर सी सही है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है आवेश गुणे आवेशों के बीच की दूरी, कोई एक आवेश आवेशों के बीच की दूरी, आवेश के लिए होगा कूलाम, दूरी के लिए होगा मीटर, कूलाम मीटर। विकल्प नंबर ए सही है, 23 का विकल्प नंबर ए सही है, कूलाम मीटर होगा। कूलाम नियम का सदिश रूप होता है, कूलाम नियम का सदिश रूप कौन सा सही है इसमें से, विकल्प नंबर ए सही है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में RQ इंटू वेक्टर R, वेक्टर R। किसी चालक की धारिता क्या होगी, चालक की धारिता C बराबर क्या होता है, चालक की धारिता C बराबर होगा Q बटा V, अर्थात विकल्प नंबर डी सही है, चालक की धारिता C बराबर Q बटा V होगा। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, आवेशित चालक की ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर 1/2 CV, E बराबर 1/2 CV स्क्वायर, E बराबर 1/2 C स्क्वायर V, या E बराबर CV। विकल्प नंबर बी सही है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा E बराबर 1/2 CV स्क्वायर होगा। E बराबर क्या होगा भाई, E बराबर 1/2 CV स्क्वायर होगा। या चाहे तो E बराबर आप ये भी लिख सकते हैं, E बराबर 1/2 Q भी लिख सकते हैं, E बराबर 1/2 Q भी, या E बराबर 1/2 Q स्क्वायर बटा C लिख सकते, E बराबर 1/2 CV स्क्वायर हो सकता है, या E बराबर 1/2 Q भी हो सकता है, या E बराबर 1/2 Q स्क्वायर बटा में C हो सकता है। 27 नंबर है, यदि समान धारिता C1 के N संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए, समांतर क्रम में क्या होता है भाई, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn। कितने हैं, N संधारित्र है, समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता क्या होगी, तुल्य धारिता C बराबर, सबका मान C1 है तो C1 प्लस C1 प्लस C1 कितने टाइम्स, N टाइम्स, N टाइम्स चलेगा, तो N टाइम्स अगर C1 को जोड़ा जाए कितना हो जाएगा, NC1 हो जाएगा, तुल्य धारिता NC1 होगी। विकल्प नंबर डी सही है, यहां विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, कौन सा संबंध सही है, E बराबर F बटा Q, E बराबर QF, E बराबर Q बटा F, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा F, E बराबर होता है F बटा Q। विकल्प नंबर एक करेक्ट है, 28 का विकल्प नंबर एक करेक्ट है। किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट। विकल्प नंबर एक करेक्ट होगा। 29 का विकल्प नंबर ए सही है। 30 है, पानी का परावैद्युतांक होता है, पानी का परावैद्युतांक 80 होता है, पानी का परावैद्युतांक कितना होगा, 80 होता है। विकल्प नंबर ए सही है, विकल्प ए करेक्ट है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल कितना होगा, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल, बल F पूछा जा रहा है।
एफ पूछा जा रहा है, एफ कितना होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ बटा क्यू पढ़े हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ बटा क्यू, तब एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर क्या होगा भाई, क्यू ई होगा। तो विद्युत क्षेत्र में किसी कण पर लगने वाला बल एफ बराबर क्यू ई, विकल्प नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 32 है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा। भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा। विकल्प ए है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यही सही है, 9 × 10⁻9, विकल्प ए ही करेक्ट है। 32 का विकल्प ए करेक्ट होगा। कितना होगा, 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 होगा। प्रश्न संख्या 33 करते हैं। चित्र में ए और बी के बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता, चित्र दिया ही नहीं है, चलिए छोड़ते हैं, चित्र नहीं बनाया गया है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी बराबर क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी होता है। कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा भाई, एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी होता है, विकल्प नंबर ए सही होगा। या एप्सिलॉन बनाना पड़ेगा, ई नहीं रहेगा, ई नहीं रहेगा, एप्सिलॉन नॉट रहेगा, ये होना चाहिए। विकल्प नंबर ए होगा। 35 से 1 फैराड बराबर होता है। 1 फैराड में कितना होता है, 1 फैराड बराबर, प्रश्न विकल्प नंबर ए दिया गया है 1 कूलम वोल्ट। कितना दिया गया है, 1 कूलम वोल्ट। बी है 1 कूलम प्रति वोल्ट। सी है 1 कूलम प्रति वोल्ट स्क्वायर। डी है, डी दिया गया है 1 कूलम वोल्ट स्क्वायर, 1 कूलम वोल्ट स्क्वायर। कौन सा सही होगा भाई, कौन सा सही होगा, 35 का कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। 1 फैराड में कितना होता है, 1 कूलम प्रति वोल्ट होता है, 1 कूलम प्रति वोल्ट होगा। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। एक बिंदु आवेश Q, कोई बिंदु आवेश से Q है, इससे R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। 36 में विकल्प नंबर ए दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। बी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। सी है QR 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी में दिया जा रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटा। बताएंगे 36 का कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत विभव बराबर होगा। विद्युत विभव किसके बराबर होता है, विद्युत विभव V बराबर, विद्युत विभव V बराबर W बटा Q। एकांक आवेश को किसी स्थान तक लाने में किए गए कार्य को ही विभव कहते हैं। V बराबर W बटा Q होगा, विकल्प नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो C बराबर होता है C1 प्लस C2। दोनों की धारिता बराबर है C प्लस C। कितना आएगा भाई, 2C आएगा, विकल्प नंबर ए सही है। 38 का विकल्प नंबर ए सही है। तो हम चैप्टर 1 से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए थे, जो कि आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट किए। ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसका रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहेंगे। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में चैप्टर 2 को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।